हेलो गाइज। आज हम सभी सामान्य विज्ञान का भौतिक विषय जो पाठ का नाम 1 है यांत्रिक, पाठ्य का नाम यांत्रिक है। तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने कुछ 100 क्वेश्चन के लगभग आसपास क्वेश्चन हल किए थे। तो आज हम लोगों ने आगे हल करेंगे लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, बतलाया गया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, यानी रुके हुए स्थिति में चिकने बर्फ पे। तो न्यूटन के किस नियम या नियमों का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है। अब कोई व्यक्ति चिकने बर्फ पे फंस गया है और वो मध्य विराम में यानी रुके हुए है बीच में स्थिति में, विराम स्थिति में है। तो न्यूटन के किस नियम को अप्लाई कर वो अपने आप को तट तक ला सकता है, तट तक ला सकता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ। तो तीसरा गति का नियम लगाकर वो अपने आप को तट तक ला सकता है। अगला प्रश्न है, 20 केजी के वजन 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। अब हम कोई भी चीज़ अगर हम एक कुली ही होता है तो एक कोई सामान अपने सिर पर लेता है और खड़े है, कोई उससे काम ना करे तो उसका कार्य क्या होगा, 0 जूल होगा। तो कह रहा है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया क्या कार्य, जो वर्क होगा, वर्क डन, इसका क्या होगा जी, 0 होगा। वर्क क्या होगा, 0 होगा। W बराबर इसका क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। तो वो करता है, क्या करता है, कोई काम करता है जी, और हम दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार धक्का देने में हम क्या असमर्थ हैं, तो वो कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसका आंसर होगा कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। तो इसका आंसर होगा शक्ति संरक्षण हेतु, शक्ति संरक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, पीसा का ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों नहीं गिरती है जी। पीसा का जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी है पर वो नहीं गिरती है। तो इसका आंसर होगा गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा आधार से होकर जाती है। अब यहाँ से गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा इसके आधार केंद्र से क्या है जी, जाकर जाती है। आधार मतलब बेस से इसका क्या है जी, बेस इसका आधार केंद्र से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। तो 3 सेकंड के बाद उसको वेग क्या होगा, वेलोसिटी बताना आपकी क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, 29.4 मीटर। तो चलिए इसका वेलोसिटी होगा 9.8 गुने 3 सेकेंड। इतना सेकेंड से उसको गिराया, वेग से फेंका जाता है, ये गिराया जाता है। तो 8 3 के 24 के 4 हाथ मतलब 2 और 9 3 27 2 29.4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी दिया है, गुरुत्व जनित है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण
GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो चंद्रमा पे कोई भी वस्तु का द्रव्यमान होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो इसका आंसर होगा 100 kg। इसका आंसर होगा 100 kg। अगला प्रश्न है पावर यानी शक्ति का ऐसे मात्रक क्या एक ऐसे मात्रक वाट होता है। ये वाट किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य है? तो इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर पर स्क्वायर सेकेंड पर -3। अगला प्रश्न है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? तो वही रहेगा, वही रहेगा। अगला प्रश्न है एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है? इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे न्यूटन ने। आंसर होगा न्यूटन। आगे का प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का आशय है क्या? तो ऊर्जा का तो न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब का, प्रेशर का। अगला प्रश्न है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किनके? 0.1 बार के, 0.1 बार के। अगला प्रश्न है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव, कि जल कितनी रफ्तार से बढ़ रही है, तो क्यूसेक से मापा जाता है, क्यूसेक से मापा जाता है। अगला प्रश्न है किसी पिंड का भार है, तो ध्रुव पर क्या होता है? किसी पिंड का भार सबसे अधिक होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा? जब लिफ्ट जा रही हो, किस दिशा में जा रही होगी तब व्यक्ति का भार कम होगा। तो त्वरण के साथ कहाँ? नीचे। लिफ्ट कहाँ जा रही हो? त्वरण के साथ नीचे। त्वरण के साथ नीचे जाती है तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार क्या होता है? कम महसूस होता है। अगला प्रश्न है कौन सी ऊंचाई भूमि स्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये ग्रीस से थे, ग्रीस से। अगला प्रश्न है पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? यानी तेल है, जैसे हम कोई भी तेल, मिट्टी तेल या कोई भी तेल में पानी जब पड़ता है तो हम देखते हैं कि पानी क्या होता है? चिपकता नहीं है, ये तैरता है। तैरता है तो किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव के कारण ये तैलीय पृष्ठों पर न चिपकते हैं। अगला प्रश्न है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है, किस दिशा में घूमता है? पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में। अगला प्रश्न है पहिए में बॉल वायरिंग का कार्य क्या होता है? पहिए में बॉल वायरिंग का कार्य क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है जल के आयतन में, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। पहले आयतन क्या होगा? डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। अगला प्रश्न करा किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है?
हम लोग देखते हैं या चादर होता है या कोई थी रजाई जब होता है भरने वाला, तो पहले वो रुई के धुनाई करता है लोग, तो उसको पिटाई करता है लोग छड़ी से, तो उसमें से गर्दे उर्दे निकलते हैं लोग, धुल कर निकलते हैं लोग। तो इसमें बताना है कि कौन सा नियम के कारण होता है। तो गति का पहला नियम, गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव, स्टील की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो इसका आंसर होगा नाव का उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे हैं, झील के पानी के सतह के नीचे हैं। इसमें नाव चल रही है और ये जितना जल को विस्थापित करेगी तो इस झील के नीचे के जो पानी का सतह होता है उसके बराबर। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? इसका कारण क्या है जी कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है? तो आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। सड़क पे क्या होती है जी, रोड पे चलने पे घर्षण होती है, घर्षण यानी ब्रेक हम लेंगे या तो उस पर रुक सकते हैं, और यहाँ बर्फ़ पर जैसे चलेंगे तो एक चिकनाहट होती है, इसमें घर्षण नहीं होती है, फ्रिक्शन नहीं होते, फ्रिक्शन जीरो होती है, इसलिए इस पे चलना बहुत कठिन होता है। अगला प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, किस पर निर्भर करता है? आवर्तकाल टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है लोलक का? तो इसका आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यदि लोलक की लंबाई कह रहा है कि 4% बढ़ा दी जाए, 4% इंक्रीज किया जाए तो टाइम पीरियड क्या हुआ? तो टाइम पीरियड इसका क्या हुआ? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक को झूलने का समय क्या होगा? अगर करें कि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए, 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय यानी टाइम पीरियड इसका क्या होगा? तो ये क्या होगा? दुगुना होता है। 4% बढ़ाया जाएगा तो 2% इंक्रीज हो जाएगा, और 4 गुना बढ़ाया जाएगा तो 2 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? तो समयावधि क्या होगी? इसका टाइम पीरियड, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कण का द्रव्यमान एम तथा संवेग p है। संवेग क्या है जी? मोमेंटम p है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किनेटिक एनर्जी आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा होगी p² बटा 2 मीटर। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला प्रश्न है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। हम लोग घड़ी पहनते हैं कलाई पे, तो घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो इसका आंसर होगा कि स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो इसका आंसर होगा कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है।
अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कौन सा है? तो इसका होगा आंसर हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल है तो हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह गति के कौन सा नियम है जी? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन गति का तृतीय नियम है। अगला प्रश्न है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण संभव है? न्यूटन के किस गति के नियम का कारण संभव है? तो तृतीय नियम, थर्ड लॉ के कारण ही हम जल में तैर सकते हैं। अगला प्रश्न है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि आंसर है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। दलदल में फंसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने सीधे ना रहे और अपना क्षेत्रफल बढ़ाए, यानी हाथ और पाँव को क्या करे, ऐसे लेट जाए। लेटे होने की अवस्था में रहेंगे तो उनका दलदल में खिंचाव कम होगा। यानी फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो उनका प्रेशर जो होगा वो कम लगेगा। अगला प्रश्न है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? अब बर्फ के दो टुकड़ा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको आपस में दबा रहे हैं तो बर्फ के दोनों टुकड़े क्या होगा जी, आपस में चिपक जाएंगे। इनका कारण बताना है क्यों? तो इनका कारण आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होगा जी, बर्फ गलना अपना बंद कर देगा और दोनों चिपक जाएंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर होगा 1/6। अगला प्रश्न है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। कोई भी वस्तु है उसका तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान जितना जगह छेकेगा उतना ही अपने अवस्था में रहेगा, पर इसका भार क्या होता है, भार में कमी होता है, वेट में क्या होता है, कमी होता है। अगला प्रश्न है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम कौन सा है? कह रहा है कि किसी भी वस्तु है, गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, ये कौन सा है जी? ऑटोमोबाइल में तो ये पास्कल का सिद्धांत है। पास्कल हम लोग देखे होंगे ऑटोमोबाइल यानी कोई भी वाहन जो तेल से चल रही है, इसमें जो ब्रेक होती है, वो तेल ब्रेक होती है। द्रव चालित ब्रेक यानी तेल ब्रेक, वाइल ब्रेक। तो वाइल ब्रेक जो होती है वो किन के नियम पर काम करती है? तो पास्कल के नियम पे काम करती है। अगला प्रश्न है
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आंसर होगा द्रव्यमान। संवेग गुने वेग क्या होगा जी? द्रव्यमान। संवेग गुने वेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो सामान्य त्वरण होता है। अगला प्रश्न है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो क्या होगा? तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। परिणामी जो होगा शून्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, त्वरण गति करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ए बराबर यानी एक्सेलरेशन ए बराबर v माइनस यू बटा टी। ए बराबर हम कह सकते हैं v माइनस यू बटा में टी। ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है, त्वरण निकालने का सूत्र है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों यानी कर्व्स पर किस कारण से झुकी यानी बेंट हुई होती है? तो इसका आंसर होगा रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो आंसर होगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार केंद्र के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस दिशा की ओर झुकता है? तो अंदर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाते हैं? यानी कहने मतलब कि दूध में से क्रीम निकालने में से वसा अलग हो जाते हैं किन बल के कारण? तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसका आंसर भी नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी हम कह सकते हैं कि इस पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिए हैं और ये इस पर तैर रहा है, और जब ये बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो क्या पानी बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? तो इसका आंसर होगा कि बर्फ के टुकड़े के पिघलने से पानी का ना तो बढ़ेगा बल्कि उतना ही ये पानी जितना था उतना ही रहेगा। आंसर होगा उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? हम कह सकते हैं कि एक बोतल है, इस बोतल में हम एक लकड़ी का या लोहे का एक रड ले लेते हैं और इसे पानी से पूरी तरह भर देते हैं और इसे बर्फ़ में यानी इसको पूरा ठंडे करेंगे और ये बर्फ़ के रूप में जम जाएगा पानी, तो क्या होगा? तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल के आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है? बोतल जमने पर टूट जाएगी। बोतल क्या होगी? टूट जाएगी। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैसे? तो कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब अधिक होता है किस पे? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? किस कारण से? तो तेल का पृष्ठ तनाव
जल से कम होने के कारण तेल क्या होता है, जल जैसे ही जल है इसमें हम तेल वायल डालें तो क्या होगा, इस सतह पे पानी की सतह पे क्या होगा, पूरा तरह से फैल जाएगा। तो ये किस कारण से फैल जाता है, तो तेल का पृष्ठ तनाव जल से क्या होता है, कम होता है। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण क्या है, तो इसका पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो ये होता है सतही तनाव के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। यानी जब भी हम कह सकते हैं कि वर्षा के पानी या एक द्रव की बूंद की आकृति गोल आकार क्यों होती है, तो इन सब का आंसर होगा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, किस कारण से, तो इसका आंसर होगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है, उनका सांस लेने में क्या होता है, बाधा डालता है। किरासन तेल को डालने पर क्या होगा, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। जैसे हम शेविंग कर रहे हैं और ये शेविंग ब्रश होता है, शेविंग ब्रश को जैसे पानी से निकाले तो इन सब का बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो किन कारण से, तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। जब स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो इसका आंसर होगा कि उसके हाथ में, गेंद कहाँ गिरेगी, तो उसके हाथ में। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका आंसर होगा रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा। हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो उसका भार क्या होगा, भार घट जाता है, भार घट जाएगा, वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेट डिक्रीज हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। चल वस्तु की दुगुनी कर दिया जाता है तो उसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जब एक चल वस्तु की गति जैसे हम दुगुना करेंगे तो उनका किनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।